So in previous video we have studied about set and Cartesian product. In this video we will proceed with relation. We will formally introduce what is relation. We will formally introduce it and then we will move on to what are the types of relation. We will do equivalence relation, reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, and then we will do some other topics related to equivalence relation, that is equivalence class and partition of a set. So let us start with what is a relation. रिलेशन को हम जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये बात हम कर चुके हैं पहले. ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसका मतलब इसमें ए से आएगा और बी से आएगा, ठीक है, और ए रिलेटेड होगा बी से. इसकी एक डेफिनेशन होगी. ये सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है. अगर हम बात करें तो हम इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ये बात हम कर चुके हैं. अब एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, उसका किसी भी सबसेट को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं. तो हमें बता दो, अगर ए में एलिमेंट पी है और बी में एलिमेंट क्यू है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी. और पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2⁻⁴ पी क्यू. पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रिलेशन. सो नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं, जितने डिफाइन किए जा सकते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁻⁴ पी क्यू, ठीक है. तो अगर हम रिलेशन की बात, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर आप, मैंने बोला ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो ए हमारा ए से आएगा और बी हमारा बी से आएगा. अगर हम बी क्रॉस ए लिख देंगे तो वो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हमारा बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट हमारा ए से आएगा. तो ए क्रॉस बी इज जनरली नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है. ये तभी इक्वल होंगे अगर हमारा ए और बी दोनों बराबर हो जाए, ठीक है. तो ये हो गया रिलेशन के बारे में. रिलेशन को अगर हम लिटरली ट्रांसफ़र करें, ट्रांसलेट करें, तो रिलेशन क्या हो गया, संबंध हो गया. तो वो एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स से रिलेशन बताता है. रिलेशन आप किसी भी तरह का मान सकते हो. आप रियल लाइफ में जो रिलेशंस, ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का, मदर का, नेबर का, कज़न का, कोई भी रिलेशन आप कंसिडर कर सकते हो. अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो इक्वल का एक रिलेशन है, लेस देन का एक रिलेशन है, और अगर हम बात करें डिवीजन से भी हम रिलेशन, तो रिलेशन हम अलग अलग डिफाइन करते हैं. चलिए हम एक रिलेशन देखते हैं. हम अगर एक रिलेशन डिफाइन करें, नेचुरल नंबर के सेट पे, तो हमने ए लिया है नेचुरल नंबर का सेट, और हम रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, लेट n1, n2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि नेचुरल नंबर. हम बोलेंगे n1 इज रिलेटेड टू n2, या तो हम r लिखेंगे या फिर क्या साइन लगाते हैं हम, n1 इज लेस देन इक्वल्स टू n2. इफ एंड ओनली इफ n1 इज लेस देन n2. यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंटेशन है. अगर आप एज ए रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो कि n1 इज रिलेटेड टू n2, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं जनरली सिंबल लेस देन का, कि वो नंबर उससे छोटा है, वो वाला साइन है, ठीक है. हम लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है. अच्छा, ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो वो इस रिलेशन में चला जाएगा, यानी कि n1, n2 जो है वो r में बिलोंग कर जाएगा.
और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में है, उसका मतलब क्या है कि n1 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो दोनों तरफ इम्प्लीकेशन है। यहाँ पे अगर कोई रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब ये है कि वो n1 जो है लेस देन इक्वल्स टू n2 है, और अगर n1 n2 के n1 इज लेस देन इक्वल्स टू n2 तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन के हमारा रिलेशन R में चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये कैसा बनेगा? सेट क्या बनेगा हमारा? अगर हम बात करें रिलेशन क्या बनेगा हमारा, तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इटसेल्फ, तो 1,1 इसमें जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 1,2 भी इसमें जाएगा। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 1,5 भी इसमें जाएगा। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 2,3 भी इसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या 2,1 जाएगा? नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या 1,3 जाएगा? 1,3 जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या 3,2 जाएगा? 3,2 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ऐसे करके हम ये सेट बना सकते हैं। तो आई होप ये सेट तुम्हें समझ आ गया होगा। एक और रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम रिलेशन हमने सेट लिया, हमने लाइंस का इन R2 प्लेन। collection of all lines तो हमने क्या सेट लिया है? कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन R2 प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि ये सारी लाइंस हमने ली हैं, ये इधर वाली भी, ऐसे जो भी लाइंस इसमें लाई कर रही हैं वो सब हमने कंसीडर की है। ठीक है, अब हम इसमें रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं कि लाइन L1 जो है वो रिलेटेड होगी L2 से, ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर L1 रिलेटेड होगी L2 से इफ एंड ओनली L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। यानी अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में रिलेटेड है, वरना वो रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो ये लाइन इस लाइन के रिलेटेड नहीं है, बट ये लाइन इस लाइन के रिलेटेड होगी। ये लाइन रिलेटेड है, बट ये लाइन और ये लाइन रिलेटेड नहीं है। ये लाइन रिलेटेड है इस लाइन के, बट ये लाइन रिलेटेड नहीं है इस लाइन के। ठीक है, यहीं पे आप एक और रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो। पहले हम इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सेट बना लेते हैं। अगर हम सेट बनाना चाहें तो क्या L1 के होगी? क्या L1 के पैरेलल होती है? हाँ होती है, तो L1 जाएगा। L1 L2 के पैरेलल है तो ये भी जाएगा। L1 L3 के पैरेलल है तो ये भी जाएगा। L2 L3 के पैरेलल है तो L2 L3 भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल है उसका ये सेट बनेगा। ठीक है, L2 भी जाएगा, L3 भी जाएगा। यहीं पे अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूं
एक मिनट, अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूँ कि L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तभी वो आपस में रिलेटेड है, यानी कि अब इसमें कौन सी लाइंस रिलेटेड है, ये लाइन और ये लाइन रिलेटेड है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप अगर मैं पूछूं कि क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इस सेट में हमारे पास L1 L1 नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दूं L3 और इसको नाम दूं L4, इसको मैंने नाम दिया L5, इसको मैंने नाम दिया L6, तो इसमें कौन से एलिमेंट जाएंगे? L5 L4 जाएगा, ठीक है। L3 L5 भी जाएगा, L6 L3 भी जाएगा, L5 L3 भी जाएगा, ठीक है। और L4 L5 भी जाएगा, ठीक है। ऐसे जो भी लाइन परपेंडिकुलर है उसका ये सेट बन जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये इतना। तो ये हमने कुछ रिलेशंस पढ़े, ठीक है। अब इस अगर हम ऐसे ना करके हम खुद से एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, अगर हम एक सेट डिफाइन करें A जिसमें है 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो एनी सबसेट ऑफ क्या होगा? A क्रॉस A होगा। ये किसका सबसेट होगा? देखो, अगर मैं इसको इस सेट कलेक्शन को हमने A नाम दिया है, तो ये किसका सबसेट होगा? A क्रॉस A का नाम होगा, सबसेट होगा। ये किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा N क्रॉस N का, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा हमारा A क्रॉस A। कोई भी सबसेट ले सकते हैं, तो हम ये सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 3 हमने बस इतना सेट लिया। एक रिलेशन, अच्छा ये एक रिलेशन होगा, कोई भी सबसेट ले सकते हैं हम A क्रॉस A का। अच्छा, एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होगा पावर सेट का, तो हम एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन डिफाइन करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने रिलेशंस डिफाइन किए हैं कुछ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। देन हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड नेक्स्ट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम ये पढ़ेंगे। फॉर्मली पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नाउन पढ़ा होगा आपने, प्रोनाउंस पढ़े होंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि A, A R में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A हम सेट ले रहे हैं हमारा, और रिलेशन जो है हमारा सबसेट होगा A क्रॉस A का, ठीक है। तो A, A जो है वो रिलेशन R में होना ही चाहिए, तब हम फॉर ऑल A, ये किसका साइन है? फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि A से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उसका वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। A, A R में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? A इज रिलेटेड टू A, वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ, तो यहाँ पे इफ है, अगर इफ के बाद जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा तो आप देन के बाद वाली स्टेटमेंट चेक करोगे, ठीक है। तो इफ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R, then b comma a belongs to R। इसका मतलब क्या है कि अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा a भी R में होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्री होनी चाहिए ना। a कॉमा बी अगर उसमें है तो उसका उल्टा कर दे, यानी b कॉमा a कर दे तो भी वो R में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिविटी क्या आती है? इफ ए बी आर में है और बी सी आर में है देन ए सी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो इफ के बाद हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है, अगर ये दोनों होल्ड करेंगी देन आप ये चेक करोगे कि ए सी आर में है या नहीं है, ठीक है। आर में होने का मतलब क्या है कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, वरना नहीं होगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी आर में है एंड बी ए भी आर में है देन द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर ए एंड बी इज दैट देन a इज इक्वल्स टू b। अगर a भी R में है और b कॉमा a भी R में है तो इसका मतलब क्या है? a और b के इक्वली हो सकता है, यानी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 R में चला जाए और 2 1 भी R में चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रहे हैं कि अगर 1 1 R में है तो 1 1 R में है तो ये a और b फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर ही होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट अलग अलग है ना। a b R में है, b a R में है, तो ये 1 और 2 दोनों बराबर ही होने चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है कि अगर a b R में है, b a R में है तो a इक्वल b होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है। अब हम एक एक करके जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं उनमें देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो हम यहाँ लिखते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और ये एक एलिमेंट पूरे सेट ए पे वेरी करना चाहिए, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और वो रिलेशन आर में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या नेचुरल नंबर का कोई भी नेचुरल नंबर हमने उठाया n, हमारा सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो हमने कोई भी नेचुरल नंबर उठाया n, क्या वो खुद से लेस देन इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं ये चीज़ कि वो लेस देन इक्वल्स टू n होगा? इक्वल है ना, तो n खुद के इक्वल तो होगा ही ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि n कॉमा n हमेशा R में बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा क्या। तो अगर हम सिमेट्रिसिटी की बात करें, सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सेट में 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या 2 कॉमा 1 इसमें जा रहा है? ये हमने दिखाया कि 2 कॉमा 1 इसमें नहीं जा रहा बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या हो रहा है? इफ a कॉमा b, तो यहाँ पे a1 b2, इफ a कॉमा b, तो हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, a कॉमा b तो है इसमें, लेकिन b कॉमा a इसमें नहीं जा रहा है, b इज नॉट रिलेटेड टू it। तो इस हिसाब से जो हमारा रिलेशन है वो
सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख पा रहे हैं ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि इफ a, b belongs to R and b, a belongs to R। अच्छा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b, a, b R में है। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b से रिलेटेड है। और यहाँ पे रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया है कि n1 इज लेस देन इक्वल्स टू n2, यानी कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b, b, c R में है। इसका मतलब क्या है कि b c से रिलेटेड है। रिलेशन की डेफिनेशन से क्या गया, b इज लेस देन इक्वल्स टू c। तो आप देखिए ये a है, ये b है, a इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू c। तो क्या आप बोल सकते हो कि a इज लेस देन इक्वल्स टू c? बिल्कुल बोल सकते हैं, a इज लेस देन इक्वल्स टू c। ठीक है, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू c अगर ये ट्रू है तो वो कहाँ चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा, यानी कि a, c हमारा कहाँ चला जाएगा, रिलेशन R में चला जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन होल्ड करेगी कि अगर a, b R में है, b, c R में है, तो a, c भी R में जा रहा है। आप अगर सेट में देखना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि 1, 2 R में है, 2, 3 R में है, तो 1, 3 भी R में जा रहा है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, अगर हम एंटी सिमेट्री की बात करें, फोर्थ इज एंटी सिमेट्रिसिटी। एंटी सिमेट्री क्या कह रहा है कि अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है, अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है, तो ए जो है वो बी के इक्वल है। तो क्या ये कंडीशन इसमें होल्ड कर रही है? देखिए ए बी जिसमें अलग है उसका बी इसमें नहीं है। आप देख नोटिस कर रहे हैं, 1, 2 अगर इसमें है तो 2, 1 इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, तो वो सिचुएशन जहाँ पे ए बी आर में है और बी ए भी आर में है, वहाँ वो सिचुएशन तभी होल्ड कर रही है जब ए बी के इक्वल हो। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमने देखा कि सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था ये वाला लाइंस का। तो क्या एक लाइन खुद के पैरेलल होती है? होती है। तो L1 तो इसमें जा रहा है। किसी भी लाइन, कोई भी लाइन आप उठाओगे प्लेन से, वो खुद के पैरेलल होती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये प्रूव करोगे कि ये चीज़ रिफ्लेक्सिव है या ये चीज़ ट्रांजिटिव है, तो आप उसका प्रूफ लिखोगे। ठीक है, और अगर आपको ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल उठा के दिखाओगे। जैसे कि हमने इसमें दिखाया था कि सिमेट्रिसिटी के लिए क्या दिखाया था कि 1, 2 इसमें है लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिटिविटी के लिए हमने प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, रिफ्लेक्सिव ये हो गया है। अब हम किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं कि अगर L1 जो है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, या फिर हम क्या बोलेंगे, इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, जिसका मतलब ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2 यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो मतलब उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम है, सेम वेक्टर के पैरेलल हैं वो, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी ना। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि L2 L1 भी हमारा कहाँ चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा।
तो अगर ए बी है तो बी ए भी जा रहा है आर में, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर L1, L2, L1, L2 R में है और L2, L3 R में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 पैरेलल है L2 के, इसका मतलब हुआ कि L2 पैरेलल है L3 के बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी कि L1, L2, L3 भी R में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है। अगर हम एंटी सिमेट्रिसिटी की बात करें, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर L1, L2 इसमें है, रिलेशन में है, R सेट में है, और L2 L1 रिलेशन में है, तो इसका मतलब L1 जो है वो L2 के इक्वल ही होनी चाहिए, मतलब L1 लाइन L2 लाइन ही होनी चाहिए। क्या ये इस रिलेशन में ट्रू है? नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे L1 L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल, ये दो लाइन अलग हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने बात की, हमने लिया था परपेंडिकुलर लाइंस का। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो क्या लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है, तो ए इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी आप बताइए कि अगर एक लाइन L1 L2 अगर हमारी R में है, इफ L1 L2 R में है, इसका क्या मतलब है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। इसका मतलब क्या है, ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगी, एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L2 इज रिलेटेड टू L1, जिसका मतलब क्या हो जाएगा L2 L1 जो है वो हमारे R में है बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। यहीं पे डायग्राम से देखिए आप कि अगर L1 L2 से रिलेटेड है, यानी L1 L2 अगर R में है और L2 L3 R में है, यानी कि L1 जो है वो L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो L1 L3 जो है वो रिलेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिसिटी की। एंटी सिमेट्रिसिटी क्या कहता है कि अगर L1 L2 इसमें जाए और L2 L1 भी इसमें जाए, इसका क्या मतलब है कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो और L2 L1 पे परपेंडिकुलर हो, तो लाइन बराबर होंगी, L1 L2 की होगी। ऐसा है? नहीं है। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L1 से रिलेटेड है, लेकिन L1 L2 के इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे
नहीं होल्ड करे, इसका मतलब क्या हो गया कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं हमने। नेक्स्ट रिलेशन क्या रखा है हमने a इक्वल्स टू 1 2 3 सेट लिया है हमने, और ये रिलेशन हमने R लिया है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास आता है तो हम कैसे देखेंगे? तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या कहता है कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a, यानी कि 1 उठाएंगे तो 1,1 R में जाना चाहिए, 2,2 R में जाना चाहिए, और 3,3 R में जाना चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A का मतलब ये है कि उस रिलेशन में अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। केवल एक 1 1 से बात नहीं बनेगी। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है, इसमें 3,3 नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर 1 2 से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है। 1 1 है तो 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 आएगा, सेम चीज़ वो इसमें है। अगर हम 2 3 देखें तो 2 3 तो है इसमें, क्या 3 2 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो अगर आप है बोल रहे सिमेट्रिक है तो हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए। 1 2 देखा हमने तो 2 1 है, 2 1 देखा तो 1 2 है, 2 3 देखा तो क्या 3 2 है इस रिलेशन में? नहीं है। इसका मतलब क्या है? 2 तो 3 से रिलेटेड है बट 3 2 से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नहीं होने के लिए अगर एक भी एग्जाम्पल मिल जाए जो उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो हमारी चीज़ नहीं होगी। और सही होने के लिए हर एक चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स चेक करने सिमेट्रिसिटी में, अगर आपको इस तरह सेट दे रखा हो तो ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो हम जनरलाइज्ड वे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेक करें ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? नहीं है, यहीं पे हमारी ट्रांजिटिविटी फेल हो गई। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अगर हम और बाकी देखिए तो 1 1 है इसमें, 1 2 है इसमें, तो क्या हो जाएगी? 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 1 2 है इसमें, 2 1 है इसमें, तो क्या 1 1 है 2 1 है इसमें और 1 2 है इसमें, तो क्या 2 2 है? 2 2 इसमें नहीं है। तो यहाँ से भी एक एग्जाम्पल, आप ये भी आपको 2 एग्जाम्पल मिल गए ट्रांजिटिविटी फेलियर की, ठीक है। ट्रांजिटिव ये नहीं है। अगर हम अब बात करें किसकी? एंटी सिमेट्रिसिटी की। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी इसमें है तो अगर हम ये देखिए 1 2 इसमें है, 2 1 भी इसमें है, ठीक है, लेकिन 2 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक भी यहाँ पे फेल हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अगर हम अब एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या कंडीशन है कि 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ के बाद कंडीशन जो लिखी हुई है वो पहले ट्रू होगी, तभी आप देन के बाद वाली कंडीशन चेक करोगे। तो इसमें तो कोई ए बी ही नहीं है, ए कॉमा बी ही नहीं है, कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे?
ठीक है, तो ये ट्रिवियली सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रिवियली सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये ट्रिवियली ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई a कॉमा b ही नहीं है, b कॉमा c ही नहीं है जो आप a कॉमा c चेक करोगे। ठीक है, अगर हम एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, उसमें भी इफ के बाद कंडीशन है कि ए बी और बी सी अगर हैं तो आप चेक करोगे कि अगर ए बी और बी ए आर में है तो आप चेक करोगे कि ए बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक भी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम ऊपर अपने एग्जाम्पल्स में बात करें तो क्या ये इक्विवेलेंस है, नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फेल कर रही है। क्या ये इक्विवेलेंस है, हाँ, तो ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ये इक्विवेलेंस है, नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन फेल हो रही है। क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी फेल हो रही है। तो ऊपर सभी एग्जाम्पल्स में से हमारे पास बस एक इक्विवेलेंस रिलेशन आया है। रिलेशन क्या था हमारे पास कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का हमने रिलेशन लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा मिल गया जो तीनों है, ऐसा मिल गया जो रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ऐसा मिल गया जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, ऐसा मिल गया जो तीनों नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है, देखो सेट लिया जो हमने, ये सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए निकल सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी आप इक्विवेलेंस क्लास की बात करोगे। इक्विवेलेंस क्लास एक एलिमेंट के लिए निकलती है। मान लीजिए सेट ए है हमारे पास, जो हमने ऊपर लिया था लाइंस का, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, और हमने उसमें से एक लाइन उठा ली L1। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखते हो, बार लगाते हो ऊपर, इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हो, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो इक्विवेलेंस क्लास में। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, तो वो सारे एलिमेंट्स आप ए के इसमें इकट्ठे करोगे, तो लाइन L belongs to the set A such that L is related to L1। L1 के लिए आप इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी लाइंस सेट A की जो L1 से रिलेट करती हैं। यहाँ पर रिलेशन कैसे डिफाइन किया है हमने रिलेशन डिफाइन किया है कि पैरेलल है, यानी कि L जो है वो L1 के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं L स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो L1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑल दोज लाइंस ऑफ A विच आर पैरेलल टू L1। सपोज हम A खुद से डिफाइन करते हैं जिसमें 7 लाइनें बनाई हुई हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, ये L6 है, ये L7 है। तो A में हमारे पास L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5, L6, L7 है। ठीक है, तो L1 की अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसमें क्या आएंगे, वो सारी लाइंस जो L1 से रिलेटेड हैं, वो सारी लाइंस जो L1 से रिलेटेड हैं।
इसका मतलब क्या है, वो सारी लाइंस जो L1 के पैरेलल है। तो कौन सी लाइंस L1 के पैरेलल है? L1 खुद, L2 और L3। तो L1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई L1, L2, L3। तो अगर आप किसी और एलिमेंट की जो L1 की इक्विवेलेंस क्लास में है, यानी मान लीजिए आप L2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं, तो L2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी? L2 किसके पैरेलल है? तो वो खुद के पैरेलल है, L1 के भी पैरेलल है, L3 के भी पैरेलल है। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट यानी कि A वो B की इक्विवेलेंस क्लास में है, तो A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर आती है। दोनों इक्विवेलेंस क्लास इक्वल आती है। अब A किसी इक्विवेलेंस क्लास में है, इसका क्या मतलब है कि A जो है वो B से रिलेटेड है। तो कोई एलिमेंट जो B से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है और B किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो A भी उससे रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहे हैं, ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। तो मान लीजिए C एलिमेंट है, तो C एलिमेंट A की इक्विवेलेंस क्लास में भी जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि A B से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B भी A से रिलेट कर रहा है, तो B भी A से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? B A की इक्विवेलेंस क्लास में चला जाएगा। यहाँ से क्या हो गया कि A B से रिलेट कर रहा है और B किसी C से रिलेट कर रहा है, तो A भी C से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब C A की इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि B इक्विवेलेंस क्लास कम्प्लीटली A की इक्विवेलेंस क्लास में कंटेंट हो जाएगी। ऐसे ही आप अपोजिट भी बता सकते हो कि A की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो B की इक्विवेलेंस क्लास में कंटेंट हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, क्योंकि हम इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिसिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहे हैं तो रिफ्लेक्सिविटी भी होल्ड करे। तो यहाँ से आप ये चीज़ भी बोल सकते हो कि कोई भी अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हो तो वो हमेशा क्या होती है? नॉन एम्प्टी होती है। नॉन एम्प्टी क्यों होती है? क्योंकि अगर आप रिफ्लेक्सिविटी की बात करो तो वो क्या कहती है कि A से तो रिलेटेड होगा ही, तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो खुद तो होगा ही, तो वो नॉन एम्प्टी होती है। वहीं अगर आप इसमें से देखो तो अगर आप लाइन 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहो तो क्या आएगी? लाइन 4 L4 इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहें तो वो क्या आएगी? L4 खुद से रिलेटेड है, L5, L6, L7। ठीक है, किसके पैरेलल है? L5 के पैरेलल है, L6 के पैरेलल है, L7 के पैरेलल है और खुद के भी पैरेलल है। वही लिखना था, ये आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि अगर L5 यहाँ पे L4 की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो L5 की इक्विवेलेंस क्लास L4 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी, वो L6 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी और वो L7 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से L1 की इक्विवेलेंस क्लास L2 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी और वो L3 की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास सिर्फ 2 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस मिली हैं। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टीज़ को, क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर नोट डाउन करना चाहें तो पहली हो जाएगी कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास जो होती है वो नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड है ही, वो खुद तो होगा ही। दूसरी, या तो वो डिसजॉइंट होंगी, जो आप देख पा रहे हो L1 और L4 के केस में। ठीक है, L1 और L4 के केस में आप देख पा रहे हो या तो वो डिसजॉइंट होंगी या फिर वो आइडेंटिकल होंगी यानी बराबर हो जाएंगी, सेम होंगी। जैसे आप L1 और L2 के केस में देख पा रहे हो कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, L1 और L2 दोनों सेम आई। ठीक है, ये भी पता है आपको आइडेंटिकल किस केस में आएंगी और डिसजॉइंट किस केस में आएंगी। ठीक है, तीसरी बात ये क्या कह रहा है कि अगर वो डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस अगर आप उठाएं और उनका अगर आप यूनियन लोगे
तो वो कंप्लीट सेट ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर ए आप किसी इक्विवेलेंस क्लास से उठा रहे हो तो ए की इक्विवेलेंस क्लास बी की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर हो जाती है। ए किसी की इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी से रिलेटेड है। उसके बाद इस वाली प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास एक आता है कॉन्सेप्ट कि पार्टीशन ऑफ सेट ए। ये क्या कह रहा है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो सेट ए का पार्टीशन बनाती हैं, मतलब उसको स्मॉल पीसेस में, स्मॉल स्मॉल सेट में डिवाइड कर देती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो L1 या फिर आप L2 ले लीजिए, L2 और L4 की जो इक्विवेलेंस क्लास है, अगर आप इन दोनों को यूनियन करें इन दोनों का, तो हमारा सेट ए के इक्वल आ रही है। किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। और दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ अ सेट ए क्या कहता है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, वो सेट ए को डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर देती हैं जो डिसजॉइंट होते हैं आपस में। ठीक है, आपस में डिसजॉइंट होते हैं। ये चीज़ हमारी क्या बोलती है, पार्टीशन ऑफ सेट ए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये काम करती हैं, आपने यहाँ से देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंस क्लास एंड देन पार्टीशन ऑफ सेट ए, एंड दिस completes everything about relation and its type. In the next video we are going to study about function and its type.